आप लोगों के कहने के अनुसार बहुत से छात्र मुझसे कहते हैं कि सर फिजिक्स भी स्टार्ट कीजिए, इसलिए हम फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का। और आज ज़्यादा चीज़ नहीं बताते हुए आप लोगों को आज बेसिक ही बताएंगे। बहुत से लड़के ये नहीं जान पाते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, और टीचर के कह देने के बाद कंप्लीट तो उनको लगता है कंप्लीट हो गया। लेकिन सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए और इसी के अनुसार से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आप लोग कंप्लीट नहीं हो पाइएगा। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके कारण लड़कों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बहुत से टीचर हैं जिस सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कराते हैं और बोल देते हैं कंप्लीट हो गया। वहीं एग्जाम में आने के बाद लड़कों को ये प्रॉब्लम रहता है कि मुझको सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग सिलेबस जान लीजिए और बहुत ही बारीकी से और ढंग से आप लोग को हर एक पॉइंट को हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखिए क्या आप लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में। तो सबसे पहले सिलेबस में हम इसको आप लोगों की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटे हुए हैं। फर्स्ट भाग है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट ये आप लोग का इसमें बांटे हैं। और सेकेंड जो इसका भाग है उसको हम लिए हैं प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। इसके बाद थर्ड डिपार्टमेंट है इसका आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। ये तीनों पार्ट है और तीनों पार्ट को मिलाकर ये सारे आप लोगों के बुक के जो ये पार्ट हैं इसी पॉइंट में पढ़ना है। जैसे विद्युत चुंबकत्व में आप लोग का फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है स्थिर वैद्युतिकी, तो ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। विद्युत चुंबकत्व में फर्स्ट चैप्टर आप लोग का पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है विद्युत धारा, थर्ड चैप्टर है चुंबकत्व और ये फोर्थ चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी आप लोग का ये जो विद्युत चुंबकत्व ये यूनिट है इसी के अंतर्गत ये चारों आप लोगों को पॉइंट पढ़ना है। इसके बाद इसमें ऑप्टिक्स में हम देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। आप लोग सुविधा के लिए हम खुद बांटे हैं ताकि आप लोग समझ सके कि ये नहीं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये जो किरण प्रकाश की है ये भी विद्युत का पॉइंट है, या वो लोग ये समझते हैं कि मॉडर्न भौतिकी है। तो इसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोग को क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर किस डिपार्टमेंट में आता है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक चलता है करेंट के लिए, ये टोटल चलता है प्रकाश के लिए, ये चलता है मॉडर्न फिजिक्स। अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मुझको क्या पढ़ना है और कहाँ तक पढ़े और कोर्स कंप्लीट है कि नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर दिया है किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाशिकी का 2 भाग, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। और इसके बाद तीसरा यूनिट में हम आप लोगों को लिए हैं, देखिए परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता और इलेक्ट्रॉनिकी जहाँ पर आप लोग को गेट के बारे में पढ़ाया जाता है। ये परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता मतलब रेडियो एक्टिविटी इसमें। और यहाँ पर फिर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिकी जिसमें गेट के बारे में पढ़ना है। और यही ये सिलेबस है। यहाँ से आज हम आप लोगों को स्टार्ट कराएंगे स्थिर वैद्युतिकी को। ये आप लोगों का मेन पॉइंट है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से करता है स्थिर वैद्युतिकी से। ये चारों जो पॉइंट है इनसे अधिक से अधिक फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, कम से कम 60% तक। अब आगे देखते हैं आप लोगों को स्थिर वैद्युतिकी का बताएंगे इसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी में। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत पॉइंट स्टार्ट करा रहे हैं। इसको घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग को पढ़ना है स्थिर विद्युत में और स्थिर विद्युत क्या है इसके इंट्रो में आप लोगों को बताया जाएगा। और इसके जो प्लेलिस्ट हम यहाँ पर बनाए हुए हैं आप लोगों को देखिए। सबसे पहले जो जो इसमें से पॉइंट होगा वही आज के क्लास में चलेगा। जैसे यहाँ पर परिभाषा है तो इसका स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत का यहाँ पर डिफिनीशन देंगे। उसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ाएंगे, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं और आवेश यानी चार्ज के गुण क्या है, आवेश और इसका क्वांटीकरण और आवेश का संरक्षण। यही सारे पॉइंट आज के क्लास में चलेंगे और आप लोग को ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। तो सबसे पहले स्थिर मतलब जान जाइए क्या होता है। स्थिर मतलब होता है विराम, रेस्ट, आराम। तो इसका डिफिनीशन ये होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा माने भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में आवेश
स्थिर रहता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसे अंतर्गत स्थिर विद्युत यानी स्थिर आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है विद्युत चैप्टर के लिए आवेश, सबसे मेन पॉइंट इसमें है आवेश। तो इसका हम आप लोगों को डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं, और इसके लिए ध्यान रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसमें, आवेश। और जब तक आवेश को नहीं समझिएगा तब तक आप लोग इलेक्ट्रिक का कोई भी पॉइंट नहीं समझ पाइएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम स्थिर विद्युत। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, शाखा यानी भाग, शाखा जिसके अंतर्गत, शाखा कहें या भाग कहें एक ही चीज होता है, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में, स्थिर यानी जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, आराम में होते हैं। स्थिर आवेशों, स्थिर आवेशों यानी स्थिर आवेशों मतलब क्या होगा, चार्ज इन रेस्ट, चार्जेज इन रेस्ट। रेस्ट मतलब कोई भी उसमें गति नहीं होगी, आराम अवस्था में होंगे। क्या होंगे, आराम अवस्था में होंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आप लोग को यहाँ पर इसी को, इसको स्थिर विद्युत्की को हम लोग घर्षण विद्युत्की भी कहते हैं। स्थिर विद्युत्की को हम लोग बताएंगे क्यों इसको घर्षण विद्युत्की भी कहा जाता है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। स्थिर विद्युत्की को घर्षण विद्युत्की भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको स्थिर विद्युत्की को, ये चीज आप लोग समझ ही गए हैं कि इसमें किसके बारे में हम लोग, इसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों के बारे में, स्थिर आवेशों के बारे में। और जब यही आवेश गति करने लगते हैं तो वो हो जाता है धारा विद्युत, जिसे हम लोग विद्युत धारा भी कहते हैं। जैसे हम लोग के घर में जो एसी करंट आता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवाहित होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है, यानी उसमें चार्ज क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो गति नहीं करेगा, ये मोशन में नहीं रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो स्थिर आवेश, इसमें स्थिर विद्युत में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग घर्षण विद्युत्की भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत्की। घर्षण विद्युत्की क्यों कहते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम लोग अपने हाथ को ऐसे रगड़ते हैं, जब ये रगड़ते हैं तो हम लोग का हाथ क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। गर्म होना मतलब चार्ज होना, आवेशित होना। तो जो हम लोग के हाथ में आवेश पैदा होता है, इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकते हैं, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यानी ये स्थिर ही रह सकता है। इसलिए हम लोग इसको घर्षण विद्युत्की भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन यानी आवेश की गति नहीं होती है, आवेश एक जगह पर स्थित रहता है। तो आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा होगा बार बार कि आवेश है क्या। आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आवेश जब रेस्ट में है, आराम में है, तो ये हो गया स्थिर विद्युत। जब आवेश गति करने लगेगा तो हो जाएगा धारा विद्युत। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में बार बार चीज आ रहा होगा कि आवेश होता क्या है। तो अगला पॉइंट है, ये डिफिनीशन तो हम आप लोगों को दे दिए प्ले लिस्ट में। अब उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट है आवेश। तो इसी पॉइंट हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे
कि आवेश होता क्या है। ये तो आप लोग का चैप्टर का डिफिनीशन है, यानी घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत की। तो हम ये नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि आवेश क्या है। अब आते हैं इसके प्ले लिस्ट में पॉइंट नंबर 2 पे आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश होता क्या है और ये क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग इसके बारे में, चार्ज के बारे में सब कुछ जानेंगे। और ये बहुत ही आसान है, डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज करते हैं। चार्ज जो है, जैसे मोबाइल चार्ज, यानी मोबाइल चार्ज करना मतलब क्या, उसकी बैटरी को आवेशित करना है, उसी को चार्ज कहा जाता है। लेकिन इसको थोड़ा लॉजिकल ढंग से हम लोग समझते हैं। चार्ज मतलब इसको चलेंगे बुक के हिसाब से कि इसको इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग डेली यूज करते हैं कि चार्ज क्या है। जैसे कोई कहता है मेरा मोबाइल चार्ज कर दो, कोई कहता है जैसे मैं चार्ज हो गया हूँ। चार्ज मतलब क्या, आवेश। तो अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसका बहुत ही डिफिनीशन अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग देते हैं। जैसे बहुत से लोगों का कहना यह है कि आवेश पदार्थ का एक प्रकार का गुण है, तो ये भी सही है, लेकिन ऐसा हम डिफिनीशन देंगे आप लोगों को जो हर जगह पर लागू होगा। जैसे आप डिफिनीशन देखिए, ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं और आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन हम थोड़ा टेक्निकल ढंग से आप लोगों को एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं कि आवेश का डिफिनीशन होता क्या है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं ब्रह्मांड में, सबके अंतर्गत मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों, ये तीनों मूल कण प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं। सजीव, निर्जीव, हर एक जगह पर ये पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बस एक लाइन में जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता प्रोटॉन की अपेक्षा, जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हम लोग के प्रत्येक भागों में, जो मौलिक कण है हर जगह पर पाया जाता है, हर वस्तु में, तो इसकी कमी या अधिकता ही आवेश कहलाता है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तब भी वो वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, यानी उस पर आवेश आ जाएगा। या जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तब भी उस पर आवेश आ जाएगा, यानी वस्तु को क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो यही डिफिनीशन उसको सही आप लोग को ढंग से बताने के लिए टेक्निकल तरीके से ये हम लिए हैं। इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता प्रोटॉन के अपेक्षा किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता प्रोटॉन के अपेक्षा होना आवेश कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि ये कैसे होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि किसी भी पदार्थ के या किसी भी परमाणु के नाभिक में, उसमें क्या होता है कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है वो स्थिर रहता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है और प्रोटॉन भी उसी के नाभिक में रहता है। तो अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए एक पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर रहते हैं। आप लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी पदार्थ में क्या होते हैं,
बराबर रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर रहते हैं तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पदार्थ पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। क्यों उदासीन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, इसीलिए ये पदार्थ क्या हो गया, ये पदार्थ हो गया क्या, उदासीन, उदासीन। ठीक है, यानी न ही इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है प्रोटॉन की अपेक्षा और न ही प्रोटॉन की अपेक्षा ये अधिक हो रहा है। ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो यहाँ पर ये डिफिनेशन क्लियर हो रहा है कि कोई भी पदार्थ स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, स्थिर बराबर रहते हैं। तो इसीलिए वो पदार्थ क्या रहता है, स्थिर रहता है। इस यहाँ पर चार्ज कोई भी नहीं है, न्यूट्रल है। अब देखिए, आवेश को समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल को सही ढंग से सुनिएगा। अब एक पदार्थ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर कोई पदार्थ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया प्रोटॉन से। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया प्रोटॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसकी अपेक्षा है, प्रोटॉन की अपेक्षा है। तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में आप लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं 9th 10th में। तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, शून्य होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा। तो इलेक्ट्रॉन किसका साइन लेकर चलता है, माइनस का। तो इस पर कोई भी यहाँ पर कौन सा माइनस होगा, माइनस VE, यानी यही इसका आवेश हो गया। ये माइनस VE से क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया, इस पर आवेश हो गया किसका, माइनस VE का। यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किसका आवेश होगा, माइनस VE का। ये तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर थे तो ये पदार्थ क्या था, उदासीन था। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन की अपेक्षा, तो ये भी क्या हो गया, आवेशित, यानी आवेश आ गया ना इस पर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोटॉन की अपेक्षा ज्यादा है। और एक और पदार्थ लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन की अपेक्षा, यानी प्रोटॉन का यहाँ पर क्या बढ़ गया, चार्ज प्रोटॉन का। यहाँ पर कौन सा चार्ज हम लोग का लग जाएगा, प्लस VE। तो यही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्लियर डिफिनीशन क्या होना चाहिए। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता प्रोटॉन के अपेक्षा होना आवेश कहलाता है। नहीं तो 9th 10th में एक और डिफिनीशन चलता है बस एक लाइन में, वो भी आप लोग को यहाँ पर बता देंगे। थोड़ा टेक्निकल आइए, क्योंकि जो 12th क्लास है यहीं से बहुत से लड़के इंजीनियरिंग, JEE ये सब की तैयारी करते हैं, IIT का सब तैयारी करते हैं। तो ये सब जानना जरूरी है कि ये कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है और इसका पदार्थ में क्या यूज है। आदमी क्यों कहता है कि मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, या कोई आदमी कहता है गुस्सा में मैं चार्ज हूँ, यानी वहां पर क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी। या हम लोग के शरीर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हम लोग स्थिर रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग के शरीर के बराबर रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। यही किसी की बढ़ने या घटने से हम लोग क्या हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं या काफी शांति मुद्रा में आ जाते हैं। तो यही है। अब इसके लिए एक और डिफिनीशन आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रही। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जो 9th क्लास 10th क्लास में चलता है वो डिफिनीशन ये है, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, नहीं आवेश के प्रवाह की दर को नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं आवेश को, तो किससे, Q से। यहां पर हम लिख सकते हैं आवेश को Q से सूचित करते हैं, सूचित
करते हैं। ठीक है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। और इसका सीजीएस मात्रक भी आप लोग को बता दे रहे हैं, बहुत कम जगह पर मिलेगा। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, आवेश का सीजीएस मात्रक, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम उसको बोला जाता है, स्टेट कूलाम। ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में होगा, ये भी इसका डेफिनेशन है, दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकल तौर पे ये आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं ये कब कब आवेशित हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है प्रोटॉन की अपेक्षा तब, या जब इलेक्ट्रॉन घट रहा है प्रोटॉन की अपेक्षा। और सेम वही चीज इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, यानी मेन भूमिका यहाँ पर किसका स्टार्ट हुआ आवेश के लिए? इलेक्ट्रॉन का। यानी आवेश को जानने के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना जाता है। और आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या है? प्रत्येक वस्तु में, ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं सब में पाए जाते हैं और ये इसके मौलिक कण है। तो ये था आप लोगों का आवेश का डिफिनीशन। इसको क्यू से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। अब हम आप लोग को बताएंगे आवेश के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बताएंगे आवेश के प्रकार। अब आते हैं पॉइंट नंबर इसके प्लेलिस्ट में 3 पे, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। यहाँ पर अब इसके बारे में बताएंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार यानी टाइप ऑफ चार्ज। सबसे पहले यहां पर जान लीजिए कि आवेश का खोज किसने किया था। उन्होंने ही बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसके खोजकर्ता थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। कौन थे? आवेश के खोजकर्ता। यहां पर आप लोग को लिख दे रहा था कि आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और इन्होंने ही बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहां पर हम लोग लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर क्लियर हो जाएगा। आवेश 2 प्रकार के। पहला होता है यहां पर धन आवेश, धनावेश। धन आवेश, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज भी लिखते हैं, या इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, प्लस VE देकर भी लिख सकते हैं, प्लस VE। इसका मतलब यही हुआ कि ये प्लस VE का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। प्लस VE का मतलब पॉजिटिव। प्लस VE का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, यानी धनावेश। और दूसरा होता है हम लोगों का धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज।
निगेटिव चार्ज। और इसका डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन भी बताएंगे, -VE। ठीक है, एक होता है धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक होता है ऋणावेश निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि धनावेश का डेफिनेशन होता क्या है, यानी इसका डेफिनेशन धनावेश का यानी पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन। तो आप लोग यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन बता दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का। ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज ये बतलाता है, ये समझाता है कि इस पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यानी प्रोटॉन की अधिकता को दर्शाता है। जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होगा वहां पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। यानी धना आवेश किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। क्लियर, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी पदार्थ में होते हैं ना, तो ये प्रोटॉन की अधिकता को क्या करेगा, बताएगा। इसका डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, धना आवेश हो गया, धना आवेश यानी धन से आवेशित होना, प्लस से आवेशित होना। धना आवेश किसी भी पदार्थ में, धना आवेश किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या या उसकी अधिकता को दर्शाता है या बतलाता है। ठीक है, ये हो गया धनावेश का डेफिनेशन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश के बारे में बताया था कि धनावेश किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या हो या उसकी अधिकता को दर्शाता है। ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या था, जस्ट आप लोग खुद से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसी के आधार पे वो किसको दर्शाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। माइनस चार्ज को कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज को कौन होता है, प्रोटॉन, और जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता उसको कौन होता है, न्यूट्रॉन यानी उदासीन। और इसके खोजकर्ता के बारे में भी आप लोग को बता चुके हैं, ट्रिक देकर पीछे वाले क्लास में। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के बताया था ना डी गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, इसी प्रकार जेम्स चैडविक, यानी तीनों का हम आप लोग को बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं धनावेश के बाद ऋण आवेश। ऋण आवेश इसको हम लोग निगेटिव चार्ज करते हैं। डेफिनेशन के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में हर एक पॉइंट क्लियर ढंग से आप लोगों को बताया जाएगा, बस वीडियो को देखिएगा। निगेटिव चार्ज यानी इसका डेफिनेशन ये होता है कि ऋणावेश किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अधिकता को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जो होता है, ऋण आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसकी अधिकता को क्या करता है, दर्शाता है।
सपोज दैट आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, धनावेश, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, ऋणावेश। अब पढ़ाएंगे आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब इसके गुण क्या है, ये किस प्रकार के बर्ताव करते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो इन दोनों का क्या गुण है, इसके बारे में हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अब आते हैं अगला पॉइंट, आवेश के गुण। आवेश के गुण, इसके बारे में कि ये आवेश किस तरह के बर्ताव करते हैं, इनका गुण क्या है। आवेश के गुण, इनका काम है आकर्षित और प्रतिकर्षित करना है, अपनी ओर खींचना या अलग करना, यही आवेश का गुण है। तो कौन कौन आवेश अपनी ओर खींचेंगे, कौन कौन अलग करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, तो हम लोग जान चुके हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इनके गुण भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इनका गुण ये है, फर्स्ट इनका प्रॉपर्टी कि सजातीय आवेश, यानी एक ही जाति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। जैसे दो प्लस चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, अलग होंगे, एक दूसरे को अलग करेंगे। और अलग अलग जाति के विजातीय, जो अलग अलग जाति के एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस या प्लस, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग को बताने के लिए बताते हैं। जैसे बॉयज गर्ल पे आते हैं, तो क्या होता है कि बॉयज गर्ल एक दूसरे को लाइक करते हैं, यानी यहाँ पर ये कौन सा चार्ज हम लोगों को मिला आकर, यहाँ पर ये इसका फर्स्ट गुण है। एक निगेटिव मान लीजिए, किसी को हम निगेटिव मान लेते हैं और किसी को पॉजिटिव, तो लड़का और लड़की एक दूसरे को लाइक करेंगे, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट गुण, यानी चार्ज का। अलग अलग जाति के जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और एक ही जाति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो एक यहाँ पर हम फर्स्ट इसका जो है गुण में लिखवा दे रहे हैं, सजातीय आवेश एक ही जाति के, समझने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं, एक ही जाति के। सजातीय आवेश मतलब एक ही जाति के। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी अलग अलग करना, ढकेलना, अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, यहाँ पर जैसे में हम लोग ले लेते हैं, दो आवेश है, इस पर भी प्लस है और इस पर भी क्या है, प्लस है। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको उधर, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग। ये देखिए, इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको उधर ढकेलेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अलग होना चाहेंगे, एक ही जाति के रहेंगे तो। और इसी प्रकार हम लोग अब दूसरा इसका गुण है आवेश का, कि जब अलग अलग जाति के यानी विजातीय आवेश क्या होंगे, विजातीय आवेश, विजातीय माइनस माइनस भी होगा तो सेम कंडीशन होगा, क्योंकि एक ही जाति का हो जाएगा। विजातीय आवेश यानी अलग अलग जाति के, अलग अलग जाति के। जाति मतलब एक पर माइनस का चार्ज होना चाहिए, एक पर प्लस का चार्ज
आवेश में यही है, मतलब अलग अलग। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, आकर्षित करते हैं, लाइक करते हैं, और सजातीय रहेंगे तो डिसलाइक करेंगे। एक और एग्जांपल देंगे आप लोगों को समझने के लिए, थोड़ा रफ है लेकिन चलेगा, वो भी टेक्निकल है। एक दूसरे को आकर्षित, एट्रैक्टिव, आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में सपोज दैट ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। एक पर मान लीजिए, एक पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक है जिस पर माइनस चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, अपनी ओर, ये अपनी ओर खींचेगा इसको, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, जोड़ना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे। ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी ये इधर से इधर आएगा और ये भी इधर से इधर आएगा। यानी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे। अलग अलग जाति के हैं तो या मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो इस पर देख रहे हैं कि माइनस का चार्ज है, इस पर प्लस का चार्ज, तो ये भी क्या करेगा, वो भी सोचेगा इससे हम मिल जाएं और ये भी सोचेगा इससे हम मिल जाएं। इसी प्रकार जैसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सजातीय आवेश मतलब एक ही जाति के क्या होता है कि एक ही जाति के जब आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग। और अलग अलग जाति के जब होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। यही आवेश का गुण है। तो यही आप लोग का इसका प्रॉपर्टीज था आवेश का। अब इसके बाद हम बताएंगे आवेश के क्वांटिमीकरण के बारे में नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं, ये तो आवेश का गुण हो चुका। अब इस पर आते हैं आवेश और इसका क्वांटिमीकरण। तो आवेश और इसका क्वांटिमीकरण यानी क्वांटिमीकरण के बारे में बताएंगे, क्वांटिमीकरण क्या होता है। ठीक है, क्वांटिमीकरण का मतलब ये होता है कि आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसका आदान प्रदान यानी लेन देन किया जा सकता है, उसे ही, उसी प्रक्रिया को ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। देखिए इसका बता दे रहे इसका डेफिनेशन ताकि आप लोग समझ में आ जाए। आवेश का वह न्यूनतम मान यानी कि आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान किया जा सकता है। आदान प्रदान मतलब आवेश का वो छोटा मान जिसका लेन देन, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पर लेन देन किया जा सकता है, उसी प्रक्रिया को, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को मतलब किया जा सकता है, उस प्रक्रिया को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, लेन देन करने की प्रक्रिया, उसके छोटे छोटे मान को लेन देन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं, क्वांटिमीकरण कहते हैं। देखिए यानी आवेश के जिस न्यूनतम मान को हम लोग आदान प्रदान करते हैं जिस प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से आवेश के मानों का लेन देन करते हैं, छोटे छोटे मानों को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। अब इसके कुछ नोट्स हैं वो आप लोग को बताएंगे। तो इस आवेश का क्वांटिमीकरण हो गया, उसके नोट्स को बताएंगे आप लोगों को।
हाँ, तो अब आते हैं इसके क्वांटमीकरण के सूत्र पर। इसका फॉर्मूला होता है आवेश के क्वांटमीकरण में Q इक्वल टू छोटा n और E। तो n से हम लोग क्या सूचित करते हैं, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं, मतलब n बराबर संख्या है कमी या अधिकता की, तो ये है। और E बराबर होता है, E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर आप लोग को बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लिए n इक्वल टू कितना, n बराबर 1 लेने पर, तो अब देखेंगे कितना आवेश का क्वांटमीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू n E। ठीक है, अब n नंबर ऑफ संख्या कितना हम लोग का 1 है, 1 और ये हो जाएगा E। तो यहाँ पर 1 और E की वैल्यू हम लोग प्रूव करें कितना है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, यही हम लोग का कूलाम क्या होगा, इतना कूलाम हम लोग का ये होगा। इसका आदान प्रदान यानी क्वांटमीकरण का न्यूनतम मान यही होता है। आवेश के क्वांटमीकरण का, आवेश के क्वांटमीकरण का न्यूनतम मान इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, यानी आवेश के क्वांटमीकरण का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ये इसका फॉर्मूला था और एक क्वांटमीकरण करके बता भी दिए। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आवेश का संरक्षण। आते हैं लास्ट पॉइंट, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जिस तरह ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है, उसी प्रकार ये भी आवेश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसका भी संरक्षण का सिद्धांत जस्ट वही होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, जिसने आवेश का खोज किया, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के जितने भी आवेश हैं वो क्या होते हैं, संचित होते हैं। न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके संरक्षण में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका रूप परिवर्तन होता है। न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, न ही पैदा किया जाता है, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। यानी ब्रह्मांड के सारे आवेश क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, संचित होते हैं। यही इसका क्या है, आवेश के संरक्षण का नियम है, सिद्धांत है। अब देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था आवेश के संरक्षण के नियम का उपयोग भौतिक रूप, जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के रूप में प्रयोग करते हैं,